नमस्कार, मैं सत्यम भदौरिया। हल्दी घाटी की भूमि प्रलय का मानचित्र बन चुकी है। मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना मेवाड़ के राजपूतों से जा टकराई है। जहां अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे हैं, तो वहीं महाराणा प्रताप की सेना का जिम्मा हाकिम खां सूरी के कंधे पर है। लेकिन रण की दिशा और दशा क्या होगी जब वह राजपूतों का स्वाभिमान महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर रणभूमि में आएगा। आगे प्रस्तुत करता हूं कविता। अगर आपने इस कविता का पहला भाग नहीं सुना है तो अभी जाकर सुने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूं। आंधी आने पर जैसे तरु अस्थिर होते हैं पल पल में, अंबराधीश के सब सैनिक थे उसी तरह से हलचल में। जिनके अनुगामी इस प्रकार अपना पौरुष प्रकटाते थे, वे चेतक के आरोही भी अद्भुत कौशल दिखलाते थे। चेतक पशु होकर भी कभी कल्पना सदृश उड़ जाता था। चारों चरणों की सरपट में रोला का भाव दिखाता था। राणा के 2 चरणों से जब उल्लाला की गति पाता था, तब अपने को वह युद्ध काव्य का 56 छंद बनाता था। स्वामी की मुड़ते ही निगाह 70 गामी मुड़ जाता था। जिस ओर आंख उठ जाती थी उस ओर तुरंत उड़ जाता था। जिस ओर आंख उठ जाती थी उस ओर तुरंत उड़ जाता था। जिसको वध करने का विचार स्वामी के जी में आता था, उसके सिर पर मृत्यु से प्रथम वह अपनी टाप जमाता था। चेतक कैसा था, एक दृश्य देखिए। मानचित गति से झपटा वह भीषण से भीषण भालों में, मानचित गति से झपटा वह भारी से भारी ढालों में, मानचित गति से झपटा वह पैनी पैनी करवालों में। कोई प्रतिबंध न डाल सका चपलासी चंचल चालों में। जो भीम सिंह के स्वस्थ राष्ट्र में बनकर रोग समाये थे, स्वाधीन धमनियों में रुधिर को जो धीमा करने आए थे। जिनका दूषित आक्रमण भाव भूषित के लिए विकार बना, उनके अमूल विनाश हेतु चेतक अश्विनी कुमार बना। मुगलिया फौज के लिए चेतक काल बन चुका था। दौड़ना और चलना भूलकर उड़ने लगा था। चलते चलते उड़ जाना खेल बन गया था। चेतक रण में राफेल बन गया था। चेतक राफेल की तरह दौड़ने लगा था। मुंह में थी लगी लगाम, किंतु सिर पकड़ पकड़ दबाता था। फिर उसे मतीरे की तरह दांतों से फोड़ चबाता था। कुछ शीश घड़े के तुल्य तोड़ देता था अपनी टापों से। वरदान बदलता जाता था प्रलयंकारी अभिशापों से। जिस भांति प्रतापी घोड़े ने अपना कमालियों दिखलाया, त्यों म्यान वासिनी ने अपना जौहर उसके संग प्रकटाया। कवि महाकाव्य की रचना में बहुभाव निभाते हैं, जैसे मेवाड़ सिंह के पंजे में असी ने गुड़ दिखलाए वैसे। मुगलिया फौज चेतक के प्रहारों से संभल पाती, तब तक राणा प्रताप की तलवार रणभूमि में चमक उठी। कैसी थी तलवार, उसकी एक झलक देखिए। राणा का कटी पर हाथ गया, अरि पर आपत्ति अपार चली। राणा का कटी पर हाथ गया, अरि पर आपत्ति अपार चली। कोहराम मचा समलो समलो, तलवार चली तलवार चली। माया के काले पर्दे से संबंध तोड़ त्यागिन निकली। कलुषित भावों के दलने को श्वेतांबर बैरागिन निकली। मद मत्सर से जिनकी आंखों में मोटी चर्बी छाई थी, उनको डसने के लिए म्यान की बामी से नागिन निकली। राणा की जो हुंकार चली, त्यों आप तुरंत हुंकार चली। कोहराम मचा समलो समलो, तलवार चली तलवार चली। लोहित होकर अभिमानी के दुर्भाग्य लेख सी दीख पड़ी। अत्याचारों की सुविधाओं में मीन मेख सी दीख पड़ी। अंतर ज्वाला का रोष भरा विकराल भयंकर बर लेकर, प्रलयंकारी शंकर के त्रिनेत्र की भ्रकुटी रेख सी दीख पड़ी। पानी मनमत का मद मथने को कोपनाल साकार चली। कोहराम मचा समलो समलो, तलवार चली तलवार चली। कौतूहल वश आधी गर्दन काट दी, शीश को झुला दिया। यो अर्ध निमंत्रण देकर ही यम के दूतों को बुला दिया। युद्ध की उमड़ती हुई घटा से निकली
घुसी निकली दामिन सी थोड़ी हंसी और बैरी को घनसा रुला दिया। एक बार में वीर हजारों मार चली, कोहराम मचा समलो समलो, तलवार चली। कट कट कर शीश गिरे नीचे, पछताते अपनी करनी पर सागर जैसे तर जाते थे अपनी पापी तरणी पर। इसलिए चूक की भूख लिए अंतर में मुख व्यथा भरकर, अभिमान भरे योद्धाओं के धड़ गिरे धड़ाधड़ धरती पर। लोहित धार इस पार चली, गर्वित टोली उस पार चली, कोहराम मचा समलो समलो, तलवार चली। सम्मुख आने वाले कुछ भट तन पर लेकर घाव हजार गए, कुछ प्राणों की उतराई दे मृत्यु के घट से पार गए। कुछ चपला कीसी चमक देख कर किंकर तब विमूढ़ हुए, 100 शेरों के मन हार गए। गर्वीले होश उड़ा देने को एक प्रचंड बयार चली, कोहराम मचा समलो समलो, तलवार चली। रवि रश्मि ऋषि की भांति देह से प्रज्वलित क्रांति छोड़ती थी, बलि के बकरों की आंखों में भीषण तम भ्रांति छोड़ती थी। सम्मुख कोलाहल में घुसती, मैदान साफ करती चलती, बढ़ती थी आगे क्रांति तुल, पीछे बस शांति छोड़ती चलती। आगे को रक्तिम धार चली, पीछे को रक्तिम धार चली, कोहराम मचा समलो समलो, तलवार चली। वह निर्भयता से घूम युद्ध कला दिखलाती थी, अपने अनुपम कार्यों द्वारा अद्भुत प्रभाव प्रकटाती थी। यद्यपि सैकड़ों मील पर थी हल्दी घाटी में खेल रही, पर दिल्ली को सुहागिनों की चूड़ियां फोड़ती जाती थी। साधा वावस्था के ऊपर वैधव्य व्यथा की मार चली, कोहराम मचा समलो समलो, तलवार चली। राणा की तलवार के प्रकोप से मुगलिया फौज सहम उठी, लेकिन अभी प्रताप का वो भाला जिसके बारे में कहा जाता है वो इतना भारी था कि उसे सिर्फ उठाने की ताकत महाराणा प्रताप में ही थी। वो भाला भी शत्रुओं को काल के मुंह में धकेलता जा रहा था। एक झलक उस भाले की देखिए, राणा प्रताप का भाला कैसा था। राणा का रण कौशल जैसे खेला चेतक की झपटों में, खेला उस चंद्रहासिनी का लहराहित लोहित लपटों में, क्यों ही अपने गुण दिखलाए गांडीव तीर संभाले ने, जिसके चुभता मानो उसको डस लिया भयंकर काले ने। सो भी ऐसा काला जिसके दंशन में विष का नाम नहीं, आती थी लहर ना सपने में, पर होता काम तमाम वही। सीने के टांके खोल सुई सी पैनी नोक चुभाता था, भेद कर हृदय छल छिद्रों के उस पर छेद कर जाता था। हल्दी घाटी के अंकुर भूतल भेदन कर लेते थे, शिशुपन से अपने नोकीले होने का परिचय देते थे। फिर वह भाला तो युवक हृदय सम्राट वीर का भाला था, अचरज क्या रिपु की प्रतिमा को छल्ली कर देने वाला था। यो मेवाड़ी वीरों ने अरिका चूर चूर अभिमान किया, भेड़ों के भाव भीड़ों को काट काट खलियान किया। बिल्ली सी दुम दुबका करके दिल्ली की मनचाही सहमी, अंबराधीश की धौंस भरी पामर नौकर साई सहमी। नामी नामी योद्धाओं की देह विशाल थी कटी हुई, लू से लथपथ लोटों से घाटियां सभी थी पटी हुई। जो शेष बचे बेभय विशेष के दृश्य देख दिल में दहले, सीनों के बदले पीठों पर चोटें खा खा कर भाग चले। फिर क्या था, पापों के पुंजों को पावन पर्व खदेड़ चले, गंदूरों की गंदी गति को गौरव के गर्व खदेड़ चले, नीचा दिखलाने वालों को उनके उत्थान खदेड़ चले, अभिमान कुटिल कमानों को नोकीले बाण खदेड़ चले। राणा खदेड़ते चले गए, पर भलको लेने सांस नदी, शौणिक की नास नदी से चलकर रिपुओं को मिली बनास नदी। राणा प्रताप की सेना शत्रुओं को हल्दी घाटी के ऊंचे नीचे पहाड़ों से बनास नदी के समतल मैदानों तक खदेड़ती ले आई। मेवाड़ दल उस पार उन्हें फिर भी खदेड़ता चला गया, टीले या खंडक थे ना वहीं, चौरस थी भूमि विशेषता। अफगान सूर ने दाएं से दल लेकर आगे बढ़ जाना चाहा, आगे से रोक भगोड़ों को पीछे ही लौटाना चाहा, जिससे वे कैंची में फंसकर
हो जाए कटकर ढेर वहीं, बाजों की दोहरी झपटों में बच पाए एक बटेर नहीं। पर होनहार की बात विजय का, नक्शा ही सब उलट गया, वो बहरा पड़ते पड़ते ही पांसे का पर्दा पलट गया। राजपूतों की मुट्ठी भर सेना अकबर की शाही सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी बाजी उलट गई। मुगलिया फौज की जो तोपें हल्दी घाटी के ऊंचे नीचे पहाड़ों पर नहीं जा सकती थी, वो बनास नदी के समतल मैदानों पर सजा दी गई। शायद ये मानसिंह की कोई कुटिल सोच थी कि पहले रण में वो हारे, ताकि राजपूत उनका पीछा करते करते हल्दी घाटी से निकलकर समतल मैदानों पर आ जाएं। अब राजपूत इसका कैसे मुकाबला करेंगे? जो तोपें ऊंचे नीचे पथ से जा न सकी बनके भीतर, वे जमा दी गई थी दृढ़ता से चौरस मैदानों के ऊपर। मानो था ज्ञात की मानसिंह ही पहले रण में हारेगा, भागेगा उस तट की बनास की और फिर तोपों से मारेगा। पर राजपूत योद्धाओं पर एक भी नहीं थी तोप वहां, शारीरिक बल के साथ केवल था न्यायी कोप वहां। जन्म से ही सभी ने मांझी थी, राणा के संग में तलवारें तड़िता से होड़ लिया करती थी जिनकी धारें। जीभें ना उन्होंने मांझी थी जो चिकनी चुपरी बातें उच्चारे, हाँ प्रलय मेघ सम गरज गरज वे दे सकते थे डलकारें। जब मानसिंह ने बुरी तरह अपने दल में गड़बड़ देखी, जय उपजाने वाले सारे मजदूरों में भगदड़ देखी, तो लोग भरी चिकनी चुपड़ी बातों से हिम्मत बंधवाई। जो धूल भागते समय जमी थी उनको देह से जड़वाई, अफवाह उड़वाई। दिल्ली से सेना है अधिक और आई, हम लोगों की सहायता हाथी घोड़े पैदल लाई। अपनी बहादुरी से हम सब घाटी में यहां तलक हैं आए, पीछे रहकर राणापंथी सब बुरी तरह हपियाए। वीरो हो जाओ सावधान, लड़ने का सबल विधान करो, उनका समूह है कितना, जी तोड़ युद्ध घमासान करो। मानसिंह ने कहा उनका समूह है कितना, चलो आगे बढ़ो, रखो यकीन उनकी साने यदि मिट्टी में मिलवाओगे, तो दिल्ली चलकर बड़ी बड़ी तनख्वाहों के पद पाओगे। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मानसिंह ने अपनी बिखरी हुई सेना को एकत्रित किया और कहा कि महाराणा प्रताप की सेना पर पलटवार करो। देखो आगे पीछे से बढ़ते आते हैं अभिमानी, तुम आगा पीछा मत देखो वरना फिर होगी हैरानी। भारी भारी तोपें सारी है मदद तुम्हें पहुंचाने को, हथियार संभालो आज्ञा उनको देता हूं तुम्हें दगवाने को। कुछ हिम्मत बांधी भगोड़ों की, जब मानसिंह ने इतना बोले तो कुछ ही उधर आज्ञा पाकर छोड़ने लगे झटपट बोले। मानो विकराल डायनों ने लोहे भाले मुंह खोल दिए, शारीरिक बल पर यंत्रवाद ने भीषण हल्ले बोल दिए। अकबर की तोपों के गोले राजपूतों की छातियों के चिथड़े उड़ाते जा रहे थे, लेकिन इन गोला बारूदों में इतना दम नहीं था कि राजस्थान को झुका सके। अब देखते हैं कि अकबर के पास गोला बारूद ज्यादा है या क्षत्रियों की मेवाड़ में छातियां। इस प्रश्न का जवाब अगले अंक में।